सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 12th क्लास का पूरा सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर। उस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं सारे चैप्टर्स, सारे ही सब्जेक्ट्स के, विच इज आवर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। और अभी हम फिलहाल में पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसका चैप्टर नंबर 2, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने 8 एग्रीगेट देखे वगैरह वगैरह सब, है ना। ठीक है, नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वाला हम बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें भी वैल्यू एडेड मेथड सर आपने समझा दी थी। इसके पहले वाली वीडियो में आपने इनकम मेथड भी समझा दी। अब हमें इस वाले वीडियो से स्टार्ट करना है सर हमारे न्यूमेरिकल्स ऑफ इनकम मेथड, और साथ में इसी वाले वीडियो में आपको समझाना भी है सर हमें कि एक्सपेंडिचर मेथड किस तरीके से निकलती है। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल इनकम मेथड के करते हैं। क्लियर है? आपने इससे पहले वाली वीडियो में पूरा इनकम मेथड समझ के आए हो। मैं भी आपको वर्बली और समझा दे रहा हूं कि इनकम मेथड और कैसे कैसे निकलती है और कैसे कैसे बनती है। तो हमने देखा इनकम मेथड के अंदर बेसिकली हम जितनी भी इनकम्स होती हैं हमारी, उन सबको इंक्लूड कर लेते हैं। What are our incomes? Like wages and salary, which is known as compensation of employees. Compensation of employees के बाद हम ऐड करते हैं उसमें प्रॉफिट, फिर हम उसमें ऐड करते हैं हमारा इंटरेस्ट, फिर हम ऐड करते हैं उसमें हमारे रेंट एंड रॉयल्टी। ये 4 हमारी बेसिक इनकम्स हैं। साथ में एक इनकम और ऐड होती है विच इज मिक्स्ड इनकम। जब ये पांचों इनकम ऐड होती हैं तो हमारे पास निकल के आता है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी जैसे ही हमारे पास निकल के आता है उसमें हम ऐड करते हैं एनएफआई। एनएफआई जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम निकल के आ जाती है। इतना सिंपल टॉपिक है। रेंट एंड रॉयल्टी की बात करें तो रेंट और रॉयल्टी सर 2 अलग अलग प्रकार से दिया जा सकता है कि रेंट अलग रॉयल्टी अलग, दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट इज रेंट एंड रॉयल्टी, दैट्स इट, इट डजंट मैटर। कई बार रेंट जो है वो इनकम ऑफ हाउस होल्ड के नाम से भी दिया जा सकता है। भाई हाउस होल्ड को मिलता है ना रेंट, तो इनकम ऑफ हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म के नाम से भी दिया जा सकता है, वो ध्यान रखना, वही टर्मिनोलॉजी वाली बात, बाकी कैलकुलेशन कुछ नहीं। रेंट अलग रॉयल्टी अलग। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज या तो डायरेक्ट दिया होगा या फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्ट ना देते हुए 3 कंपोनेंट दे देगा उसके। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज? सबसे पहला कैश, wages and salary in cash, wages and salary in kind, and compensation of employees employer to the social security scheme, है ना, contribution of employers to the social security scheme। ये 3 चीजों को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? सीओई निकल के आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है सर। सर इंटरेस्ट डायरेक्ट दिया रहता है, कोई चेंजेस नहीं। प्रॉफिट सर या तो डायरेक्ट दिया होगा तो प्रॉफिट के नाम से दे दिया होगा, प्रॉफिट के नाम से नहीं दिया है तो फिर उसमें भी 3 कंपोनेंट दिए होंगे, विच इज रिटेन अर्निंग, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट टैक्स। ये 3 चीजें दी होंगी। उसके अलावा मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम में वो सारी इनकम आती है जो इन 4 में नहीं आ रही। फार्मर के द्वारा कमाया गया पैसा, बार्बर के द्वारा कमाया गया पैसा, कोई शॉपकीपर है उसके द्वारा कमाया गया पैसा, कोई गार्डनर है उसके द्वारा कमाया गया पैसा, इन सबके जो भी ये लोग जो पैसा इनकम अर्न करते हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। जब आप पांचों इनकम को ऐड करोगे तो एनडीपीएफसी, उसमें एनएफआई ऐड करोगे तो नेशनल इनकम विच इज एनएनपीएफसी। ठीक है सर, हमें बहुत अच्छे से समझ आया। स्टार्ट करते हैं हमारा इनकम मेथड और इनकम मेथड्स के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको, विच इज एनडीपीएफसी, कैलकुलेट एनडीपीएफसी। पहला ही क्वेश्चन दे दिया उसने, कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर पहला, कैलकुलेट एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना है आपको और आपके पास बहुत सारी चीजें क्या उसने, ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल है, सीधी सारी चीजें देती है। देखो उसमें क्या क्या दिया है सर? रेंट दिया है 400, रॉयल्टी दी है 200, इंटरेस्ट दिया है 500, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है 1000, प्रॉफिट दिया है 500 और मिक्स्ड इनकम दी है 1000। एनडीपीएफसी निकालना है सर। एनडीपीएफसी में सर ने बताया था कि एनडीपीएफसी निकालने के लिए रेंट एंड रॉयल्टी प्लस
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपीएफसी निकल के आ जाएगा सर। ठीक है, निकाल लो ये पांचों दिए हैं अपने को, देखते जाओ एक करके। रेंट अलग दिया, रॉयल्टी अलग दिया, दोनों को ऐड कर दो 400 और 200 दैट विल बी 600। ठीक है सर, रेंट एंड रॉयल्टी। फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया है 1000, इंटरेस्ट दिया है 500 सर 500। फिर प्रॉफिट गिवन है सर अगेन 500 एंड मिक्स्ड इनकम गिवन है हमें 1000। ठीक है सर, ऐड कर दो इसको 1 2 3 3600, 3600 विल बी माय एनडीपीएफसी। कितना आसान रहा, कितना आसान। सबसे सिंपल मेथड है कैलकुलेट करने की नेशनल इनकम, व्हिच इज इनकम मेथड इटसेल्फ। ये सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला। ठीक है, हमेशा जीवन भर यही फॉर्मूला यूज होगा और कोई दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं अपने क्वेश्चंस को। See this question number next, which is calculate GNP/MP. Now you have to calculate GNP/MP. NDPFC नहीं करना है, अब आपको कैलकुलेट करना है GNP/MP। ठीक है सर, GNP/MP कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो इसको रब करते हैं, मैं फॉर्मूला लिखे रहने दे रहा हूँ। फॉर्मूला लिखे रहने के अलावा जो टॉपिक्स है वो बार बार डिलीट रब करता जाऊंगा ताकि मेरे को पूरा ही वीडियो रोकना ना पड़े। ठीक है, तो अपन ने ये रब कर दिया। चलो एनडीपीएफसी नहीं है, एनडीपीएफसी तो लिख रहे हैं, चलो ठीक है। तो यू हैव टू कैलकुलेट जीएनपी/एमपी कैलकुलेट करना है। करें कैलकुलेट सर, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन देखो पूरा। ये क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में आएगा आपको, है ना, आपकी स्क्रीन पे भी 2 पार्ट में आएगा क्योंकि वो मेरी बुक में 2 अलग-अलग हिस्सों में। कोशिश करूंगा एक ही में आ जाए बट 2 पार्ट में आएगा। तो आपके पास दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। तो ये तीनों टॉपिक तो कायम में कैलकुलेट होंगे जब ये एनडीपीएफसी जाएगा, उसके बाद आएंगे ये टॉपिक, अभी अपने कोई काम के नहीं। ठीक है, छोड़ दो इसको। आपके पास गिवन है रेंट, रेंट के साथ रॉयल्टी भी है क्या? नहीं है, तो सबसे पहले लिखो रेंट। रेंट इज 1000, रेंट गिवन है आपके पास 1000। ठीक है सर, हो गया रेंट का काम। नेक्स्ट इज गिवन डिविडेंड, डिविडेंड गिवन है। अब डिविडेंड किसका हिस्सा होता है बेटा? डिविडेंड किसका हिस्सा होता है सर? डिविडेंड आपने बताया था प्रॉफिट का हिस्सा होता है ना। प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स। ये 3 हिस्से होते हैं प्रॉफिट के। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के भी 3 हिस्से होते हैं, wages and salary in cash, in kind and employers contribution to social security scheme। ये 3 हिस्से उसके होते हैं, बाकी और किसी का कुछ नहीं होता, बाकी सब बेसिक बेसिक। तो देखो, तो आपके पास डिविडेंड दिया है, क्या प्रॉफिट भी गिवन है अपने को? सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। खैर वो बाद में बताऊंगा मैं, अभी फिलहाल में अपने को प्रॉफिट नहीं दिया है, सिर्फ डिविडेंड दिया है, तो अपन वो डिविडेंड को ही प्रॉफिट मान लेते हैं, विच इज 500। नेक्स्ट पढ़ो, ये 5 टॉपिक हो गए शुरू के। एनआईटी दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, एनएफआईए दिया है, रेंट और डिविडेंड दिया है। तो वो 3 तो अपने बाद में काम आएंगे, ये दोनों अभी काम आएंगे, दोनों लिख लिए। फिर आते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम दी है 200। ठीक है सर, मिक्स्ड इनकम लिख दी 200। फिर सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब है कि जो भी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर ने सेव करा है पैसा, उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर को भी आप प्रॉफिट में ही ऐड करोगे मेरे हिसाब से। ठीक है, which is 400, so 400 plus 500 that will be becoming 900 कर लेना उसको पहले। फिर इंटरेस्ट 200, इंटरेस्ट गिवन है 200, और लास्ट में आपको गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 100, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 100 कर लो। ये इसको ऐड करो। ऐड करने का कितना आ रहा है? 2 9 और 1 10, 2 12, 14 और 1 नहीं सॉरी 14 और 10 24, 2400 रुपये आ रहा है मेरा क्या? एनडीपीएफसी
एफसी। एनडीपीएफसी आ गया, जीएनपीएमपी निकालना है, खुद निकाल सकते हो क्या? कोई समस्या जाएगी किसी को भी कोई भी समस्या जाएगी इसको निकालने में? कोई समस्या नहीं जाएगी। चलो अपन ही निकालते हैं। इसमें एन को जी बनाना है, नेट को ग्रॉस में बनाना है प्लस डेप्रिसिएशन, फिर डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है प्लस एनएफआईए, और एफसी को एमपी बनाना है, इसमें भी प्लस एनआईटी। तीनों चीजें प्लस होंगी, तीनों चीजें अपने पास गिवन है 900, 400 और माइनस का 20। ये माइनस का 20, ये 900 और ये 400। करो भैया ऐड कितना हो रहा है, ऐड करके बताओ जरा कितना आंसर आएगा। 3680। 3680 विल बी माय लास्ट आंसर। ठीक है, 24 और 125 9 और 10 3 33 33 34 35 36 37 37,000 में से माइनस 20 करोगे 36,800। ठीक है, 36,800 विल बी माय लास्ट आंसर, विच इज जीएनपी। ठीक है, इतने साढ़े टॉपिक है बेटा, कुछ भी नहीं है उन टॉपिक में, कुछ भी नहीं, बस ये एक्स्ट्रा एक दो टॉपिक हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें आपको देखने को मिला सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब है कि रिटेन्ड अर्निंग। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर ने जो पैसा कमाया था उसको उसने क्या कर लिया, सेव कर लिया। वही उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, कि वो पैसा हमारे पास हमने बचा के रख लिया। आ गई बात समझ में? दैट इज कंसीडर्ड एज रिटेन्ड अर्निंग। तो आपके पास डिविडेंड ऑलरेडी गिवन था, आपने उसमें रिटेन्ड अर्निंग और ऐड कर दी तो वो पूरा प्रॉफिट हो गया 900 रुपीस। 400 उसके, 500 दूसरे वाले। क्लियर है? बस इतने छोटे टॉपिक आपको याद रखने चाहिए। ये अगर याद है तो आपको इनकम मेथड करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सिंपल और सड़ी मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी। ठीक है सर, इसको रब कर दो सर आप सबसे पहले तो। ठीक है भैया, रब कर दिया हमने आपके कहने पे, रब करो। चलो कैलकुलेट नेशनल इनकम, इसको भी हटाओ। नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम का मतलब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ सभी, नेशनल इनकम का मतलब सर क्या होता है? ठीक है, जल्दी लिखो। तो आपको नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम निकालने के लिए ऑफ कोर्स ये 5 चीजें तो चाहिए। पांचों चीजें आएंगी तो क्या निकलेगा मेरे पास? सर एनडीपीएफसी निकलेगा, और एनडीपीएफसी से हम क्या प्लस करते हैं तो नेशनल इनकम निकल जाती है। सर एनएफआईए ऐड करते हो आप उसमें। एनएफआईए ऐड करने का मतलब है कि आप एनएफआईए जैसे ही उसमें ऐड करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, एनएनपी एफसी आ जाएगा। एनएनपी एफसी को ही हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं सर। ठीक है, अभी आपने सभी ने कमेंट सेक्शन में लिखा भी है कि एनएनपीएफसी क्या होता है। एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखो सीओई डायरेक्ट दे रखा है 13,300 और साथ में उसके जस्ट नीचे आपको दे रखा है वेजेस इन काइंड। तो अब ये जो वेजेस इन काइंड है बेटा, इसको इसमें ऐड मत करना, बिल्कुल भी मत करना। क्यों ऐड मत करना? बिकॉज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज उसने अपने को डायरेक्टली दे रखा है, फिर हमको काइंड कैश या ये सब चीजें देगा, ये हमारे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो अगर बड़ा हेड अपने को सबसे पहले दे रखा है तो छोटे हेड्स हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा। तो हमने लिख दिया सर 13,300 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का वेजेस इन काइंड हमारे कोई काम का नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे कोई काम का नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमारे कोई काम का नहीं। नेक्स्ट और भी सड़ा कर दिया उन्होंने, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस किस किस चीजों से मिलके बनता है? ऑपरेटिंग सरप्लस मिलके बनता है 1, 2 और 3। इन 3 चीजों से मिलके बनता है क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो मैं इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट एंड रॉयल्टी की जगह ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको डायरेक्टली कितना दिया है सर? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए इज अवर ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, मैं किसी एक में नहीं लिख रहा हूं, याद रखना तीनों चीजों को मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस बनाया है। मतलब बनाते क्या है, होता ही है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम दे रखी 16,100। 16,100 मिक्स्ड इनकम दे रखी है सर। एनएफआईए दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300। एनएफआईए में एक ही लिख दे रहा हूं 300। और नेट एक्सपोर्ट भी हमारे कोई काम का नहीं। जितनी चीजें हमारे काम की थी हमने सब लिख दी, बस ऐड करना है सर। करो फटफट ऐड। 3 और 1 400, ये हो गया 6 6 5 5 10 और 11 3 14
चला 1 1 2 3 34,400 में भी NFIA ऐड होता है तो 300 और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 34,700 विल बी माय नेशनल इनकम। अगेन वंस अगेन एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और सिस्टमैटिक क्वेश्चन। कुछ नहीं, ये वाला क्वेश्चन का था ऑपरेटिंग सरप्लस से रिलेटेड था। क्लियर है? अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और खत्म करते हैं आज का ये वाला टॉपिक विच इज इनकम मेथड। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चारों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, उसके अलावा मैं भी बोलता जा रहा हूं चारों क्वेश्चंस के जो भी टॉपिक्स हैं वो सब तो ध्यान से देखते जाना। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस मिटा दूं, याद रखना ऑपरेटिंग सरप्लस तीन चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस मिलकर बनता है सर रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तीनों चीजें गिवन है और साथ में ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है। तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस को यूज करेंगे, इन तीनों चीजों को यूज कभी नहीं करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम। अगेन एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है आपको, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है सर मेरे को 800। अरे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है मुझे 800। ठीक है सर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 800, रेंट 200, रॉयल्टी भी है क्या? नहीं, डायरेक्ट लिखो रेंट 200, रेंट एंड रॉयल्टी है मतलब रेंट एंड रॉयल्टी के बाद वेजेस एंड सैलरी भी गिवन है सर 750। डजंट मैटर, हमारे कोई काम का नहीं है ये, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट दिया है तो वेजेस और सैलरी से हमारे कोई लेना देना नहीं होगा। नेट एक्सपोर्ट हमारे कोई काम का नहीं है। एनएफआईए माइनस का 20 में यहाँ लिख देता हूँ, एनएफआईए माइनस का 20 है ना, यहाँ पे अपन टोटल करेंगे एग्जेंटम वगैरह लिख के और लिखिए तो अपन ने ये लिख दिया मैंने एनएफआईए माइनस का 20। ठीक है सर, माइनस का 20 एनएफआईए आ गया। प्रॉफिट 300, प्रॉफिट लिखो 300। प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट 100, इंटरेस्ट 100। मिक्स्ड इनकम है ही नहीं इसमें, तो मिक्स्ड इनकम नहीं है तो उसको मान लो 0 या डैश व्हाटएवर जो अभी आपको मानना हो, ऐड कर लो 8 2 10 1 11 और 3 14 माइनस का 20 दैट विल बी 1380, 1380 आंसर। 1380 है क्या सर आंसर? एक बार चेक करिए ना। हाँ सर 1380 है आंसर। वंस अगेन एक छोटा क्वेश्चन खत्म हुआ, बस इतने बड़े-बड़े क्वेश्चन आएंगे। इनकम मेथड से आता है जितना घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता था, मैंने हर प्रकार का घुमा फिरा क्वेश्चन दे दिया इसमें। मैंने ऑपरेटिंग सरप्लस वाला भी क्वेश्चन कराया, मैंने इनके अलग अलग टॉपिक वाला भी क्वेश्चन कराया, इसका तो खैर नहीं करा पाया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का, बट बता भी दिया था। तो अलग अलग वाला भी कराया, डायरेक्ट वाला भी कराया, इसका टोटल वाला भी कराया और 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करके अपन ने अपना इनकम मेथड यहाँ पे खत्म कर दिया। तो इनकम मेथड सबसे आसान मेथड थी, सबसे सिंपल मेथड थी। एक दिन की मेथड है, अगर तरीके से करने बैठोगे तो एक दिन में एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन हर एक जगह से उठा के देखना। आपके भले वो कोई दूसरी बुक्स आप रिलाय कर रहे हो या कोई सैंपल पेपर रिलाय कर रहे हो, ऑनलाइन निकाल रहे हो क्वेश्चन, कहीं से भी निकालो और इस वाले टॉपिक को कंप्लीट करो बहुत अच्छे से। क्लियर है? यहाँ पे हमारा इनकम मेथड खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और ये रहा आपका एक्सपेंडिचर मेथड आपके सामने। चलिए, तो जो नेक्स्ट मेथड हमें देखनी है इट इज एक्सपेंडिचर मेथड, खर्चे की मेथड। अभी जैसे हमने देखा था इनकम मेथड, तो इनकम मेथड में हमने देखा था कि वो सारे सेक्टर जो कि इनकम कमा रहे हैं, तो भले ही लैंड एंड बिल्डिंग हो, है ना, लैंड देन वेजेस एंड लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ये सारे लोग जो पैसा कमा रहे थे उन सबको जब आप टोटल कर रहे थे उसमें मिक्स्ड इनकम मिला रहे थे, तो हमारी क्या निकल के आ रही थी? नेशनल इनकम निकल के आ रही थी। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? अब यही सारे सेक्टर्स खर्चा भी तो करते हैं। भाई प्राइवेट सेक्टर खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर खर्चा कर रहा है, फॉरेन ट्रेड सेक्टर खर्चा कर रहा है ना, फॉर्म सेक्टर खर्चा कर रहा है। तो जब ये सेक्टर्स खर्चा करते हैं, आई इनकम फॉर वन कैन बी एक्सपेंडिचर फॉर अनदर। तो अगर मैं इनकम मेथड से यूज कर रहा हूं नेशनल इनकम निकालना, तो भाई मैं एक्सपेंडिचर मेथड से भी तो कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने किसी को 100 रुपए दिए तो वो उसके लिए इनकम हो गई, वो आप नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लो। तो वही चीज अगर मैं एक्सपेंडिचर के बेसिस पर यूज करूंगा, तो वही चीज अगर मैं एक्सपेंडिचर के बेसिस पर यूज कर रहा हूं, तब भी तो नेशनल इनकम सेम ही होगी ना सर। सो इनकम फॉर वन कैन बी एक्सपेंडिचर फॉर अनदर, दैट्स व्हाई हमने एक नई मेथड निकाली विच इज एक्सपेंडिचर मेथड। अभी अपन इनकम मेथड पे क्या कर रहे थे?
इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर रहे थे नेशनल इनकम, कि जिसकी जितनी इनकम उस सबको टोटल कर दो, दैट विल बी आवर नेशनल इनकम। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं कि जिसका जितना खर्चा उतना आप ऐड कर दो और वो आपका हो जाएगा क्या, नेशनल इनकम। ठीक है, तो जितने भी खर्चे होंगे उन सबको जब भी हम ऐड करेंगे वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। तो ये कहलाता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है सर, इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला अगर आप लिखने जाओगे तो इस तरीके से लिखा है। सबसे पहली चीज, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर? वो सारे खर्चे जो कि प्राइवेट सेक्टर कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड और जो छोटी फर्म्स है वो सब मिलकर जो भी खर्चा कर रहे हैं, दैट इज नोन एज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लिखते हैं PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, PFCE। Then the second is government final consumption expenditure, government final consumption expenditure, ये कहलाता है GFCE, PFCE and GFCE। Then the next one is I think क्या है, gross domestic capital formation, gross भूल जाता हूँ, domestic कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF। ये क्या है, GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या होता है ये भी मैं बताऊं, प्लस ये सब प्लस करते जाना है, नेट एक्सपोर्ट विच इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, लिख भी दे रहा हूं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हमेशा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कभी नहीं होगा। ये अगर निकल के आ रहा है तो क्या निकलेगा, GDP MP निकलेगा सर। और GDP MP में हम क्या माइनस करते थे, डेप माइनस करते थे, NIT माइनस करते थे और NFIA प्लस करते थे, तो क्या निकल आता था, नेशनल इनकम निकल के आ जाती थी सर, विच इज NNPFC। ठीक है, सबसे सिंपल फॉर्मूला इसका भी। अब कैलकुलेशन समझो इसमें, थोड़ा सा इनकम मेथड से थोड़ा सा टिपिकल और वैल्यू एडेड मेथड से बहुत ज्यादा आसान टॉपिक। PFCE और GFC, वो सारा खर्चा जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, हाउस होल्ड कर रहा है, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और वो सारा खर्चा जो गवर्नमेंट कर रही है उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और PFCE और GFC दोनों ही डायरेक्ट गिवन होते हैं क्वेश्चन, वो भले बोर्ड्स हो चाहे आपके लोकल एग्जाम्स हो, कहीं पर भी ये दोनों टॉपिक डायरेक्ट गिवन होते हैं, इनको निकालने का कोई भी तरीका एज सच नहीं होता है। तो PFCE और GFC दोनों ही डायरेक्टली गिवन होंगे हमेशा। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक कैसे गिवन होंगे, डायरेक्ट गिवन होंगे सर, PFCE एंड GFC। PFCE एक तरीका होता है उसका, बहुत रेयरली केस होता है, एक आध क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब बता दूंगा, अन्यथा तो वो डायरेक्टली ही गिवन होते हैं। नेक्स्ट इज GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर ये थोड़ा सा ऊटपटांग सा टॉपिक, क्योंकि GDCF कई बार क्या होता है, पूरा पूरा सीधा सीधा ना देते हुए इसके कंपोनेंट दे देते हैं। जैसे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा कंपोनेंट होता है इसका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट या फिर इसको आप बोल सकते हो चेंज इन स्टॉक, इसको आप क्या बोल सकते हो, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक हमें बहुत अच्छे से मालूम है सर कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा आपको डायरेक्टली गिवन होगा, दोनों को ऐड करना, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा सर। सिंपल टॉपिक था, इसमें कोई समस्या तो नहीं है ना। ये वाला तो मतलब मेरे हिसाब से तो क्या बोलते हैं उसको, हाँ सीधा सीधा ही टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा खास टॉपिक नहीं है, तो ये तो ऐसे ही सीधा सीधा ही आएगा। ठीक है,
ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, दैट विल बी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कहानी कहां फंसती है, ध्यान से सुनना। यहां पे भी ग्रॉस है और यहां पे भी ग्रॉस है, ठीक। आपको इसने दे दिया नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो जब क्योंकि वो तो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो यहां पे भी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आएगा। यहां क्या आएगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। जीडीसीएफ की जगह एनडीसीएफ आएगा। और क्योंकि वो ऑलरेडी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो वो ये भी चेंज कर देगा। ये जीडीपी एमपी की जगह क्या निकलेगा, ये एनडीपी एमपी निकलेगा। और क्योंकि ये ऑलरेडी नेट में है, तो आपको नेट से नेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यहां से नेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये डेप्रिसिएशन आपके कोई भी काम नहीं आएगा। ये कब होगा, जब यहां पे नेट दिया रहे, ग्रॉस की जगह यहां पे नेट दिया रहे, तो ये नेट इसको भी नेट कर देगा और ये वाला नेट इसको भी नेट कर देगा। तो क्योंकि ये एनडीपी एमपी निकल आएगा, तो फिर आपको ये दोनों ही चीजें माइनस करनी है, फिर डेप्रिसिएशन का कोई भी काम नहीं बचेगा। बट रियलिटी में होता क्या है, रियलिटी में ये ग्रॉस से नाम से आता है, तो ये भी जीडीपी एमपी निकलता है और हमें डेप माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी ग्रॉस के नाम से आएगा। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, दोनों को प्लस करोगे तो जीडीसीएफ निकल आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एंड द लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट। अच्छे से समझ आया वो नेट वाला कॉन्सेप्ट क्या है। ये अगर नेट है तो ये भी नेट हो जाएगा और उसकी वजह से ये भी नेट हो जाएगा, और ये ऑलरेडी अगर नेट निकल के आया तो डेप हमारे कोई भी काम का नहीं बचेगा। बस इतना ही बोल रहा हूं सीधे शब्दों में। नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट होते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या फिर दोनों का डिफरेंस। हमेशा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट मत करना। अगेन वही एबीसीडी पढ़ लेना, ई पहले आता है आई बाद में आता है, तो सबसे पहले एक्सपोर्ट लिखा आएगा, उसके बाद इंपोर्ट लिखा आएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट विल बी नेट एक्सपोर्ट। दोनों में से कोई एक चीज नहीं दी जाए तो उसको जीरो लेके चलना, क्लियर है। चारों चीजें निकल के आ गई, दो तो ऑलरेडी गिवन होंगी डायरेक्ट, जीडीसीएफ नहीं गिवन है तो ये दोनों चीजें गिवन होंगी, दोनों को प्लस कर लेना, जीडीसीएफ आ जाएगा। नेट एक्सपोर्ट डायरेक्टली गिवन नहीं है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट गिवन होगा, तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर लेना, तो नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, क्लियर है। चारों चीजों को प्लस करोगे तो क्या निकल के आएगा, जीडीपी एमपी निकल के आएगा सर। और जैसे ही जीडीपी एमपी में से डेप माइनस करोगे, एनआईटी माइनस करोगे, एनएफआई माइनस करोगे, यही सेम चीज है, यही सेम कॉन्सेप्ट। कहां प्लस माइनस हो रहा था, वैल्यू एडेड मेथड, वहां भी डेप माइनस हो रहा था, एनआईटी माइनस हो रहा था और एनएफआई प्लस हो रहा था। जैसे ही आप इनको प्लस माइनस करोगे, आपका नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा, क्लियर। जैसे मैंने बताया इनकम मेथड से थोड़ा सा कठिन, क्योंकि इसमें एक टॉपिक आ गया है ये जीडीसीएफ वाला, तो इनकम मेथड से थोड़ा सा कठिन, और वैल्यू एडेड मेथड से बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है ये एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये थी इसकी पूरी थ्योरी एक्सपेंडिचर मेथड की, पूरा फार्मूला मैंने समझाया। कल से अपन स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल के साथ साथ अगर हो सकेगा, टाइम बचेगा, तो मैं एक बार पूरा कंबाइंड न्यूमेरिकल भी एक कराऊंगा, जिसमें तीनों मेथड्स यूज होंगी। और इस वाले चैप्टर को, इस वाले यूनिट को, 10 नंबर के यूनिट को अपन कल खत्म करेंगे। कल हमारी लास्ट वीडियो रहेगी इस वाले यूनिट की। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। शेयर कर दो इस वीडियोस को आपके सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनके साथ, आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। Till then, thank you so much. Keep liking my videos, keep subscribing my channel, and ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, because ये आपके लिए तो फ्री है, बट इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। So all the best for your future and exams.